हम में से कितने लोग हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते थे लेकिन रग में हाथ रख दिया। लेकिन यहाँ बहुत गलत जगह था। हम में से कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते थे और एक ऐसा कैंपस चाहते थे जहां पे हमें खूब सारा एक्सपोजर मिले, जहां पे दुनिया की अलग अलग फील्ड्स की हस्तियां आए। आप उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिन्हें ऐसा ही कैंपस मिला। देखो मैं तो बोल के चला जाऊंगा, कैमरा तुम लोगों के ऊपर है। और जिसने पिछले पॉज के पहले अतिरिक्त 32 ही निपोरी उन सबके निकाले जाएंगे फोटो, फिर हमको करोगे मेल कि भाई साहब इंटरनल में नंबर कम आए, उस दिन ज्यादा हंस लिए थे, फिर डबल खुराक मिलेगी। इसी तरह कम आ रहा है सर, और कितना कम आएगा। तो ये एक प्रिविलेज है कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आप आए हैं जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कॉलेज में पढ़ने के साधन, एक्सपोजर, रिसोर्सेज या उनकी रीच वहां तक नहीं, उन्हें पता ही नहीं इस बारे में। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करता था ग्रेजुएशन में, जहां से मैंने बीएससी किया है, वो कॉलेज कैसा था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप कितने कमाल के कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे कॉलेज में जब हम गेट से दाखिल होते थे तो बंदूकधारी 2 सिपाही तलाशी लिया करते थे। सर यहाँ भी लेते हैं जी, बंदूक नहीं है, बस संदेह होता था कि कहीं तुम्हारी जेब में तमंचा तो नहीं है। मैं लगभग पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आप में से किसी की जेब में कम से कम इस वक्त तमंचा नहीं होगा। थोड़ी गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। जब हम उस कॉलेज में ठीक रहा, एलपीयू वाला जो समय से पूरा हो गया। मैं के आने के बाद अगर वो पॉज आता तो बहुत डांट पड़ती। किसकी तरफ से हो भैया? सरकार की तरफ से हो क्या? तो चैनल बंद कराने की हसरत लिए क्यों बैठे हो? अभी तो सवाल पूछने शुरू भी नहीं किए ठीक है। बहरहाल, तो हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहां पे जब हम अंदर दाखिल होते थे तो आर्म कांस्टेबलरी का एक पूरा कैंप होता था। पर प्रिंसिपल साहब ये कहा करते थे कि अगर ये पुलिसिया, सिपाही, बंदूकधारी यहाँ पर नहीं होंगे 20, 30, 40, 50, 60 की संख्या में, तो हम कॉलेज का कैंपस रन नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की कभी एलुमनाई मीट होती होगी, हमारी नहीं होती थी, पर कभी कभी कुछ एलुमनाई हमें मिल जाते थे जब जमानत से बाहर आते थे वो। तो हम उनसे पूछते थे, भाई साहब आपके जमाने में कॉलेज कैसा था? बोले बहुत बढ़िया था, चपरासी आता था, कॉपियां उछाल देता था ग्राउंड में, हम लोग कलेक्ट करके घर ले जाते थे, लिख देते थे और उसके बाद फेंक जाते थे ग्राउंड से अंदर, वो कलेक्ट करके जमा कर देता था। सबसे ज्यादा जोखिम वाली नौकरी मानी जाती थी उन टीचर्स की जो फ्लाइंग स्क्वाड में होते थे और जिनकी जिम्मेदारी होती थी नकल पकड़ने की। वो लोग भारी सुरक्षा में चलते थे। कुछ एक बार सुरक्षा साथ नहीं होती थी तो मुझे ध्यान है, दिस इज नॉट फनी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई क्लियरली रिमेम्बर दिस। आई वाज इन ग्रेजुएशन 3rd ईयर। हमारे प्रिंसिपल ने एक लड़के को नकल करने से रोका, उसकी शीट पे नोट लगाया, शाम को उस लड़के ने प्रिंसिपल का सर फाड़ दिया। दिस इज नॉट फनी, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेज यू हैव। इस देश में कई देश हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कॉलेज नहीं है।
आज से कुछ साल पहले मैं एक इलेक्शन ट्रेन में था और मैं कुछ लड़कियों से बात कर रहा था एक गांव में जो आप लोगों की एज ग्रुप की थी, और मैंने उनमें से पूछा ज़्यादातर से कि आप इस वक्त घर पे क्यों हैं, मतलब पढ़ने क्यों नहीं गई। तो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उनके गांव से जो नज़दीकी कॉलेज था उसके लिए ट्रांसपोर्ट का कोई मुकम्मल सिस्टम नहीं था। अमूमन मैं आपसे अगर पूछूंगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आप में से कोई बोलेगा कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। उन लड़कियों से मैंने पूछा कि अगर तुम्हें सरकार से एक चीज़ मांगी हो तो तुम क्या मांगोगे। मुझे लग रहा था कि शायद ये सड़क मांगे, ट्रांसपोर्ट मांगे। 8-10 लड़कियों का ग्रुप था, एक लड़की ने मांगा भी, बाकी 9 ने कहा हमें सिलाई मशीन चाहिए। तो मैंने पूछा उनसे कि सिलाई मशीन क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर सिलाई मशीन हमारे पास आ जाएगी तो हम 150-200 रुपए कमा लेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ दैट यू आर वेरी प्रिविलेज। इंडिया में बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं। कुछ दिनों पहले हमारी टीम के साथी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और जगदलपुर के इलाकों में थे। इन इलाकों में जब आप जाएंगे तो कुछ ऐसे एरियाज हैं अभी भी जहाँ पे भारत का सर्वेक्षण विभाग नहीं पहुँच सका। हमें नहीं पता कहाँ गांव है, कहाँ नदी है। कुछ इतने डेंस इलाके हैं और नक्सल प्रभावित इलाके हैं। वहाँ पे हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके पेरेंट्स को नक्सलवादियों ने मार दिया और किसी तरह उन्होंने लोकल लेवल पर पढ़ाई की। That is why I am saying you are privileged enough that you are sitting in a nice auditorium और अलग अलग फील्ड के लोग आ रहे हैं और आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या पूछेगा? And with every privilege comes responsibility। काफी सीरियस हो गया। हाँ, आएंगे बाकी चीजों पे भी आएंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंपल सी है। सबको लगता है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से निकलते निकलते 2 चीजें हो जाएं तो बहुत अच्छा है। एक तो अच्छे CTC वाला जॉब ऑफर मिल जाए, राइट, या अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो उसकी फंडिंग मिल जाए। साला बीच में भाई क्या बकचोद लोग हैं, बीच में आना किसी के बोलने। तो 2 बुनियादी जरूरतें लगती हैं। एक तो नौकरी का प्रबंध हो जाए या रोजगार का प्रबंध हो जाए, या कुछ लोग जो पापा की पढ़ी या पापा के परे हैं वो अपने बिजनेस को संभालने के लिए पर्याप्त तैयार हो जाए। नथिंग रॉन्ग इन इट, उसको भी संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है। और दूसरा जो बहुत जरूरी है कि हम कॉलेज में हमें प्रेम हो जाए मुकम्मल। तो नौकरी पाने के मैं आपको 100 तरीके बता सकता हूँ, प्रेम पाने के आपको खुद से खोजने होंगे। जो आपको FM चैनलों पर रात में 10 बजे 11 बजे लव गुरु तरीके बताते हैं, उनमें से एक भी काम नहीं आता, ये मैं बता सकता हूँ। पिछले दिनों मैं एक यूनिवर्सिटी में था, तो वहां पे मुझे आपके जैसे बहुत सारे पढ़ाकू बच्चे मिले। ये इल्जाम मैंने आपको दे दिया है, स्वीकार कर लीजिए। गलत है। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि जीवन में क्या जरूरी है। मैं यहाँ पे खड़े होके आपको एक लंबा, जरूरी पर शायद थोड़ा सा नीरस ज्ञान दे सकता हूँ। टाइम मैनेजमेंट पर मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे सकता हूँ कि क्यों आप लोगों को बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, क्यों आपको बहुत ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्यों आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए, वगैरह वगैरह। पर आई एम श्योर आपको ये सब चीजें पहले से पता है और आपने अब तक मानी भी नहीं है ज्यादातर ने। तो मैं चाहता हूं कि मैं उस बेहद जरूरी पाठ के बारे में बात करूं, उस बेहद जरूरी लेक्चर के बारे में बात करूं जो अब तक तुम लोगों के सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। ये लेक्चर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है जिसको संस्कृत का शब्द उधार लेकर कहूं तो स्वत्व की खोज, स्वधर्म की खोज, हु आर यू, इस बात को जानने की कोशिश। और दूसरा, जब हम ये जान जाएं कि हम कौन हैं, अपनी गप से फुर्सत पाकर, तो फिर उसके आगे क्या करें। हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को बहुत गोप मानते हैं और हमें लगता है कि जो चीजें हमें नहीं पता है वो गूगल को पता है, तो कुल मिलाकर हमें ही पता है। पर बिल्कुल आपसे बुनियाद से शुरू करते हैं। आप सब लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, आई होप सबने पहन रखे हैं कपड़े।
ऑलमोस्ट। हाँ सर। नहीं, मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, और जर्नलिज्म में सिखाया जाता है कि यू कैन नॉट अज्यूम, राइट। जैसे साइंस में जो एब्सोल्यूट साइंस होती है वो ये नहीं कहती है कि दुनिया के सारे कौवे काले हैं, ये कभी नहीं कहते हैं। वो कहते हैं दुनिया में अब तक जितने कौवे देखे गए वो सारे काले हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। थोड़ा सा स्याटवाद रहता है। That's why I said I'm hoping that everybody is wearing clothes. कपड़े ज्यादातर के सूत के बने होंगे, कॉटन के। आप में से कितने लोगों ने कपास का खेत देखा है, कॉटन का खेत? 1/3, 1/4, 1/5 लोगों ने देखा है। कपास का फूल किस रंग का होता है? वाइट। उजला निकलता है ना, होता तो शायद नारंगी। तेरे यहाँ कौन सा कपास उगता है भाई? हाँ, जी नहीं, सागर साइड भी जो कपास उगता है वो मैंने देखा है। मैं आपसे कपास के कवच की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे वो ऊन निकलती है, जिससे वो रुई निकलती है। मैं फूल की बात कर रहा हूँ। ब्लैक जैसा होता है। बहरहाल, हम सब लोग कपड़े पहनते हैं तो हमारी बेसिक क्वेरी एक वोक के तौर पे ये होनी चाहिए कि ये कॉटन आता कहाँ से है। हिंदुस्तान में कॉटन की पैदाइश कहाँ होती है, कॉटन की पत्ती कैसी दिखती है, कॉटन का पौधा कैसा दिखता है, उसकी हाइट कितनी होती है, और कॉटन का MSP अगर है तो कितना है। बेसिक क्यूरियोसिटी है। यू वेयर क्लोथ्स, यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट इट। देन यू कैन बी क्यूरियस अबाउट वेरियस डाइंग पैटर्न्स। फिर आप लोग खाना खाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं? नहीं, मुझे लगा कोई धूप भी खाता हो शायद। सब खाना खाते हैं। जादू। पता नहीं, मैं क्या पीछे बैठा हूँ शायद। LPU है, यहाँ पे देश और दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग पढ़ने आते हैं। अपना जादू उधर। तो आपकी थाली में जो गेहूं है उसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, गेहूं के बारे में? अभी डोंट रिस्पॉन्ड टू मी, जस्ट ऑनेस्टली आंसर टू योरसेल्फ कि आप में से कितने लोग इस वक्त हिंदुस्तान में गेहूं की कौन कौन सी किस्म बोई जा रही है इसके बारे में जानते हैं। बीज के बारे में जानते हैं आप, गेहूं का कौन सा बीज है जो आपके खेत में इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन सी नाइट्रोजन या यूरिया बेस्ड खाद इस्तेमाल हो रही है, और कोऑपरेटिव कमेटीज में या इफ्को में या क्रिबको में उस खाद का क्या रेट चल रहा है। मिलेट्स के बारे में आप कितना जानते हैं, धान के बारे में कितना जानते हैं। एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं। और एक सिंपल कर देते हैं, आप सब लोग खाना खाते हैं, खाने में एक मसाला इस्तेमाल होता है, हींग बोलते हैं उसको, सबने सुना है? सब लोगों ने हींग खाई है लगभग? बताइए, हींग का फल कितना बड़ा होता है? हाँ, हींग का फल कितना बड़ा होता है? तरबूज की तरह बड़ा होता है, नींबू की तरह बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है हींग का फल? तरबूज की तरह। कितना बड़ा होता है दीदी? हाँ? दीदी अच्छा, पीछे कोई ऐसे इशारा कर रहा है, ऐसे ग्लोब लेके चला रहा है। हींग का फल नहीं होता है। हींग बेहद ठंडे और बेहद सूखे इलाके हैं, जैसे अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, हाथरस में बिकती है प्यारे, उगती नहीं है। सुन लो, बैठे हुए पीछे गाना सुन लो गुरु। हींग जो है बहुत ठंडे और बहुत सूखे इलाकों में पाई जाती है, और उसमें उसके स्टेम के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में जड़ के पास कट लगाते हैं, उससे रेजिन जैसा निकलता है। हींग इतनी प्योर होती है कि अगर 5 मिनट तक आप उसको अपनी हथेली में पकड़े रहेंगे तो आपको भयंकर जलन होने लगेगी। इसीलिए हींग में फिर और चीजें मिलाते हैं। दैट इज व्हाई नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाय हींग का डब्बा, उसमें कंपाउंडेड हींग लिखा होता है, हिंदी में बंधानी हींग, उसमें अरारोट और दूसरी चीजें मिलाते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको दुनिया के तमाम दार्शनिकों के बयानों, वक्तव्यों, पोर्टेबल कोट से लोडेड कोई स्टेटमेंट दूं, कोई लेक्चर दूं, मेरी आपसे एक अपील है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी लोग बैठे हुए हैं, प्लीज बी वोक अबाउट योर सेल्फ, प्लीज बी क्यूरियस अबाउट योर सेल्फ। आप जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसको आप कितना जानते हैं, हाउ फैमिलियर यू आर अबाउट योर बॉडी एंड जो अपोजिट जेंडर है उसकी बॉडी के बारे में। आप जो खाना खाते हैं उसके बारे में कितना जानते हैं, उसमें जो अलग अलग मसाले हैं। अगर मैं आपके सामने हल्दी, अरबी और अदरक के पत्ते रख दूं तो क्या आप उसको अलग अलग कर पाएंगे कि ये हल्दी का पौधा दिख रहा है, ये अरबी का दिख रहा है, ये अदरक का दिख रहा है?
आप उस कॉटन के बारे में कितना जानते हैं जितना आप जिसको आप पहनते हैं, आप जिस इलाके से आते हैं उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कितना जानते हैं। हम लोग अलग अलग इलाकों से आते हैं, हम विरसा शब्द बहुत सुनते हैं पंजाब में। आप में से कितने लोग पंजाब से हैं? प्लीज रेज योर हैंड। आप में से कितने लोग पंजाब में पढ़ाई करते हैं? आप में से कितने लोग पंजाब के शानदार इतिहास से वाकिफ हैं? ज्यादातर। जिसमें महाराजा रणजीत सिंह की गौरवशाली परंपरा है, जिसमें एंग्लो अफगान वॉर है, या इससे भी और पहले जाएं तो जिसमें सिख धर्म की स्थापना और उसके मूल सिद्धांत हैं, या उससे भी पहले जाएं। If we are woke enough, then we should know about it. पर वो 10 सेकंड की रील में नहीं मिलता है बॉस, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा वक्त खर्च करना पड़ता है। किताबें पढ़नी पड़ेंगी, पॉडकास्ट सुनने पड़ेंगे, प्रोफेसर्स को गौर से सुनना पड़ेगा। तो अगर आप वाकई बहुत कूल होना चाहते हैं और आपको लगता है कि दुनिया उतनी ही खुशगवार दिखे जितनी रील्स में नजर आती है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर सारी पढ़ाई किताबों में नहीं होती है, और सारी पढ़ाई खुद से शुरू होकर खुद पे खत्म भी नहीं हो जाती है। आप जब इर्द गिर्द देखेंगे और अपने सवालों से जूझ के आगे बढ़ेंगे, तब फिर आपको ये समझ में आएगा कि आपको मौज किस चीज में आती है। आप में से कितने लोगों ने इकिगाई टर्म सुना है? वेरी हैप्पी सरप्राइज, काफी लोगों ने सुना है। क्या होता है इकिगाई? कैन यू एक्सप्लेन? द पर्पज ऑफ फाइंडिंग समथिंग विच यू लाइक, राइट? कैसे पता चलेगा कि हमारा इकिगाई क्या है? यहां वहां जाके वॉन्डरलस्ट का हैशटैग लगा के फिर पता चलेगा कि कहां नहीं जाना है। ओके, इकिगाई 4 सवालों का जवाब है, और अगर चारों सवालों का जवाब कॉमन है तो दैट इज योर इकिगाई। ठीक है, ये 4 सवाल हैं, आप सब लोग सुन लीजिए। जो मोबाइल पे खर्च हो रहे हैं वो भी सुन लें, काम आएंगे। फिर इस पे एक रील बना के डाल देना उसी मोबाइल पे। 4 सवाल हैं। पहला सवाल, तुम्हें क्या काम करने में मजा आता है? ठीक है। दूसरा, तुम क्या काम करने में अच्छे हो, व्हाट यू आर गुड एट। तीसरा सवाल है कि क्या काम करके तुम पैसे कमा सकते हो, अपनी जीविका निभा सकते हो। और चौथा सवाल है कि इस दुनिया को किस काम की जरूरत है। अगर ये चारों चीजें, इन चारों चीजों का जवाब एक कॉमन चीज है, तो वो आपका इकिगाई है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस काम में आपको मजा आता है, जिस काम में आप अच्छे हो, उसी काम से आप पैसा भी कमा लो और उसी काम की दुनिया को जरूरत भी हो। इसीलिए इकिगाई खोजना इतना आसान नहीं है, पर कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। मुझे भी अपना इकिगाई मिल गया है। मेरा इकिगाई है स्टोरी टेलिंग। मैं कहानियों की तलाश करता हूँ, देश की दुनिया में भटकता हूँ। जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट टेलिंग द स्टोरीज ऑफ योर टाइम एंड स्पेस। आई गेस आई एम okay at it. I get good money for it, and this world really needs stories. Lots of stories, lots of yakini stories, stories which can inspire you, stories which can push you towards that direction where you investigate whatever is coming to your way. तो आपको अपनी इकिगाई तलाशनी है, अपने इर्द गिर्द की चीजों को सवालों के घेरे में रखना है। अब सवाल क्या पूछे जाएं? मैंने प्रिविलेज से बात शुरू की। 4-5 बुनियादी सवाल हैं, वो पूछ लीजिए अगल बगल वालों से और अपने आप से, तो आपको अपनी इकिगाई की तरफ 4 कदम आगे मिल जाएंगे। पहला सवाल ये है कि क्या तुम अपने जेंडर को लेकर एक्स्ट्रा चौड़ में हो? जैसे मैंने देखा है, जब भी नौजवानों के ग्रुप में 2 लड़के बैठे हों और उनसे पूछ लिया जाए कि डू यू लाइक हिम, वो एकदम से कॉन्शियस हो जाते हैं। अरे सर, मैं लड़का हूँ, लड़के को कैसे लाइक कर सकता हूँ? इस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, और उसी से पता चलता है कि हम अपने जेंडर आइडेंटिटी को लेकर कितने कॉन्शियस हैं और कितने होमोफोबिक हैं। जब हम दूसरे जेंडर से इंटरेक्ट करते हैं, तब उनकी नजर की तरफ देखकर बात करते हैं या हमारी नजर कहीं और होती है? हम उनको इस बेस पे जज करते हैं कि उनकी ड्रेस कैसी है, उनके बालों का कलर कैसा है, या उनके पर्सनैलिटी, उनकी बातचीत के बेस पे उन्हें जज करते हैं। हम कितना इंटरेक्ट करते हैं दूसरे जेंडर के साथ, कितना जानते हैं उनके बारे में।
कास्ट को लेके बहुत प्राइड होता है लोगों को, अपनी कार के पीछे लिखवा लेते हैं। क्या आपने अपनी कास्ट चुनी है? नहीं चुनी है। जस्ट अ बायोलॉजिकल कोइंसिडेंस कि आप कहाँ पैदा हुए। यू डिड नॉट गेट टू चूज दैट, राइट? हाँ भाई। रिलीजन को लेकर लोग बहुत एक्स्ट्रा प्राइड फील करते हैं, लड़ने लगते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ने लगते हैं। रीजन को लेकर, जिस पंजाब में मैं खड़ा हूँ और जिस जगह से मैं आता हूँ, इसी पंजाब में एक बड़ा हिस्सा है जो यूपी बिहार से आने वाले लोगों को उपहास का विषय समझता है। सब नहीं समझते हैं। आप पंजाब की फिल्में देखेंगे और उसमें आपको जो सर्वेंट कैरेक्टर दिखेंगे, जो कॉमिक रिलीफ वाले कैरेक्टर दिखेंगे और उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, यही सवाल था यार। सो बायस सिर्फ जेंडर का नहीं होता है, बायस सिर्फ रिलीजन का नहीं होता है, बायस सिर्फ कास्ट का नहीं होता है, बायस रीजन का भी होता है, बायस लैंग्वेज का होता है। आपने गौर किया है कि बहुत बड़ी बात है यार। देखते हैं आप लोग फिल्मों में, आप इमेजिन करिए कि आप एक फिल्म देखने जा रहे हैं, बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म है, ऐसे ही एक शानदार स्टेज जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का स्टेज है और ऐसे ही कोई देवी जी है जो घोषणा कर रही हैं और वो कह रही हैं कि आज इस अपोलो ग्रुप के 50 साल पूरे हुए हैं, इस ग्रुप की जो कैपिटल है वो इतने $बिलियन है और इस कामयाबी का सेहरा जाता है इस ग्रुप को शुरू करने वाले इसके सीईओ को। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर छोटू लाल। छोटू लाल जी स्टेज पर आते हैं, आप आश्चर्यचकित होंगे कि इतना खरबपति आदमी, इसका नाम यशवर्धन रायचंद क्यों नहीं है, इसका नाम छोटू लाल है। छोटू लाल जी स्टेज पर आते हैं और फिर उद्घोषिका कहती है कि छोटू लाल जी चूंकि फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड पर्सन है तो वो अपने कर्मचारियों का सम्मान करेंगे। सबसे पहले उस चपरासी का सम्मान करेंगे जिन्होंने 40 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। बुजुर्ग से एक आदमी आते हैं, उद्घोषिका फिर कहती हैं, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर आदित्य वर्धन मल्होत्रा। नाउ यू आर सरप्राइज, चपरासी आदित्य वर्धन मल्होत्रा कैसे हो सकता है और सीईओ छोटू लाल कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने लैंग्वेज के साथ बायसेस जोड़ रखे हैं, राइट? इसलिए आपको लगता है कि कोई अंग्रेजी बोल रहा है, उस अंग्रेजी के बोलने में स्पेनिश और फ्रेंच के उच्चारणों का भी ख्याल रख रहा है, बहुत ही नफीस ढंग से केक के बारे में, सुशी के बारे में, परफ्यूम के बारे में बात कर रहा है, तो वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत विद्वान है। और यदि कोई निरे देसी ढंग से नजर आ रहा है, उसने लुंगी पहन रखी है, धोती कुर्ता पहन रखा है, बेसिक जूते पहन रखे हैं, जूतियां पहन रखी हैं, सरसों के तेल की गंध उससे आ रही है, तो वो इस दुनिया में बहुत ही कमतर इंसान है। और उसके लिए हमने अलग अलग शब्द गढ़ रखे हैं। पंजाब में उनको पेंडू कहा जाता है ना? बहुत एकदम आप देखेंगे कभी जो जलंधर, लुधियाना और चंडीगढ़ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, उनसे कभी आप बात करिए उन लोगों के बारे में जो नवा शहर से, बठिंडा से, फगवाड़े से आते हैं, आपको वो भेद दिख जाएगा। ये कहीं ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहा हूं, अपने आसपास देख लीजिए, हाउ यू जज ईच अदर। ब्रो, बात कैसे करता है ये, दिस इज हाउ वी जज ईच अदर। हम कपड़े कैसे पहने, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है। आपकी यूनिवर्सिटी में नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते होंगे। मैं कुछ महीने पहले नॉर्थ ईस्ट का एक प्रदेश है नागालैंड, वहां इलेक्शन की कवरेज के लिए गया। वहां एक लड़की ने जो मास्टर्स कर रही इकोनॉमिक्स में, शी इज गुड एट हर स्टडीज, आई होप शी डज समथिंग ग्रेट इन हर करियर। उसने एक ऐसी बात कही जो मेरे दिल पे चीरा लगा गई। अवाक था मैं, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या जवाब दूं उस लड़की को। शी सेड कि सर हम 7वीं 8वीं क्लास में थे तब से एक मेंटल ट्रॉमा से, कॉम्प्लेक्शन से जूझ रहे हैं। मैंने कहा क्या कॉम्प्लेक्शन है? एंड शी सेड वी यूज्ड टू सेव सम मनी एज वेल। मैंने कहा मनी फॉर व्हाट? शी सेड सर हमें सर्जरी करवानी थी। So I looked at her again. She was totally fine, young, beautiful, confident girl doing her masters. मैंने कहा किस चीज की सर्जरी? She said कि सर जब हम मेनलैंड में जाते हैं तो लोग हमारी आंखों का मजाक उड़ाते हैं। मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, मंगोलियन ओरिजिन है मेरा, तो मैं चाह रही थी कि मैं सर्जरी करवा के ये आंखें किनारे से थोड़ी सी खुलवा लूं। 7 साल की 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, 12-13 साल की उम्र, उसके कंसर्न ये होने चाहिए कि वो ब्यूटी के, एस्थेटिक्स के पैरामीटर पर कहां टिकती है। और शी शुड बी वरीड कि मैं लंच में क्या ले जाऊं, होमवर्क कैसा करूं, क्या शैतानियां करूं, क्या खेलूं।
biases, language के biases, where we make the other person feel complex. तुम्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, तुम्हें पंजाबी बोलनी नहीं आती, तुम्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, तुम्हें कोई एक डायलेक्ट आता है, या जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी परवरिश दिखती है, इसलिए तुम हमसे कमतर हो. आई विल मेक फन ऑफ यू. मेरे अंदर एक छिपा हुआ जज साहब है जो जागृत हो जाएगा. तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर नहीं है, तुम्हारे बाल नहीं है, अलग अलग हमारे जो अपीयरेंसेस होते हैं उसके बेस पे भी जज. जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनकी बॉडी शेमिंग की जाती है, बहुत पतले होते हैं उनकी बॉडी शेमिंग की जाती है. क्या वो आदमी सिर्फ उतना शरीर भर है? रिलीजन के बेस पे हम लड़ते हैं, विदाउट नोइंग लड़ते हैं. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने थियोलॉजी की डिटेल में पढ़ाई की है, जो ये दावे से कह सकते हैं कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उसके शास्त्रों का मैंने सांगोपांग अध्ययन किया है और उसकी बिना पर मैं ये बहस कर रहा हूं, या कुछ व्हाट्सएप के फॉरवर्ड पढ़ लिए. कास्ट को लेके कितना प्राइड होता है. हमारे एक बड़े भाई थे, उनको पूरी जिंदगी में 2 तमाचे पड़े, और इन 2 तमाचों के बीच में पूरी कॉमेडी, पूरी आयरनी और पूरा कास्ट सिस्टम है. वो छोटे थे, फेल हो गए साइंस में. घर पहुंचे, रिपोर्ट कार्ड दिखाया अपने पापा को, बाकी सब सब्जेक्ट्स में ठीक नंबर थे, साइंस में फेल हो गए थे. उनके पिताजी ने उनको एक तमाचा मारा और कहा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, साइंस पढ़ो, मेहनत से पढ़ो. भाई साहब ने साइंस पढ़नी शुरू कर दी, बहुत मेहनत से साइंस पढ़ी, साइंस में अच्छे नंबर आए, साइंटिस्ट बन गए. जहां पे वो साइंटिस्ट थे वहां पे उन्हें प्यार हो गया. हम सबको होता है, आई होप. नहीं होता है तो मैं दुआ कर रहा हूं कि हो. बड़े अभागे होंगे वो लोग जो जिंदगी में प्यार न करें, फिर है क्या? और जहां मेरा प्यार से तात्पर्य थोड़ा टिकने वाले प्यार से था, टिंडर और ओयो वाले प्यार से नहीं था. तो उनको प्यार हो गया अपनी साइंस की लैब में. अब देखिए यहां से कितने सबसेट बनते हैं. मान लेता हूं कि मेरे भाई साहब का नाम आशीष है, ठीक है. आशीष साइंस में बहुत अच्छे हैं. आशीष दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी नासा में साइंटिस्ट हैं. आशीष बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं. आर यू प्राउड ऑफ आशीष? आशीष एक अच्छा लड़का है, ग्रेट. आशीष को रॉबर्ट से प्यार हो गया. Now this is funny for you, right? आशीष को रॉबर्ट से प्यार नहीं हो सकता है, जूलिया से हो सकता है. जूलिया से काफी लोग सहमत हैं. दोनों से. तो आशीष को जूलिया से प्यार हो गया. अमेरिका में दोनों मिले. जूलिया नाइजीरिया की रहने वाली है. बायस आगे देखिए, अभी जेंडर का बायस टिकन किया कि रॉबर्ट से कैसे प्यार हो सकता है. जूलिया तक ठीक था. अगर मैं कहता कि जूलिया रशिया से है, सब खुश हो गए. मैं बताऊं जूलिया रशिया से है. जूलिया के पेरेंट्स नाइजीरिया से आके रशिया में सेटल हो गए थे. आप देख रहे हो कितनी तेजी से फ्लिप हो रहा है आपका जजमेंट. देख रहे हो, लॉगिन पे आ गए. आशीष को जूलिया से प्यार हो गया. आशीष के घर वाले नहीं माने क्योंकि आशीष की एज है 28 साल, जूलिया की एज है 55 साल. अरे आप लोग तो नौजवान लोग हैं, नौजवान लोग तो प्रोग्रेसिव होते हैं, नए ख्याल के होते हैं. किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है. 2 बालिग लोग अगर एक दूसरे से प्यार में हैं तो आपसे क्या दिक्कत है? या आशीष को जूलिया से प्यार हो गया. जूलिया 55 साल की नहीं, 25 साल की है, बट शी हैज 2 किड्स. इसमें से कोई भी आप सेट उठा लीजिए. एंड नाउ प्लीज वेलकम. अब हम और आप चलते हैं आशीष के ड्राइंग रूम में, जहां आशीष अपने मम्मी पापा से अपनी जिंदगी के एक बेहद जरूरी फैसले के बारे में, शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं. आशीष समझा रहे हैं अपने मम्मी पापा को कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, वो भी नासा में साइंटिस्ट है. हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं. तो माताजी पिताजी पूछते हैं, लड़की कहाँ की है, परिचित में किसी की है क्या?
और जैसे ही वो कहते हैं कि साहब लड़की तो अमेरिका की है, तो माता पिता को सबसे पहले तो ऐसे दहेज डूबता दिखता है। उसके बाद जब आप बताते हो, फिर वो पूछते हैं उसका धर्म क्या है। आपने बताया धर्म, मान लीजिए उसका धर्म क्रिश्चियन है, तो एकदम से उनको लगता है कि उनका सिख धर्म या हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या जैन धर्म या बौद्ध धर्म या पारसी धर्म खतरे में आ गया है। डर जाते हैं पेरेंट्स, किसी तरह गुस्से को काबू में करते हैं। फिर पूछते हैं अच्छा कितनी छोटी है तुमसे? आशीष रिप्लाई करता है छोटी नहीं, बड़ी है, 27 साल। ठीक, पेरेंट्स समझाने की कोशिश करते हैं यार तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे, फिर तो बच्चे तो उसके ऑलरेडी दो हैं। सॉर्टेड, वी आर हैप्पी, वी आर टुगेदर। आशीष के पिताजी इसको एक तमाचा और मारते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये ठीक मारा, आपको फर्क नहीं पड़ता जूलिया 55 की है या 25 की है, जूलिया के 2 बच्चे हैं, एक भी बच्चा नहीं है। आशीष के पेरेंट्स से अगर कोई पूछे, जो आशीष ने पूछा इस थप्पड़ के बाद, तो उसने कहा पापा जब मैं छोटा था तो आपने मुझे तमाचा मारा कि मैंने साइंस नहीं पढ़ी। मैंने उस थप्पड़ के बाद साइंस पढ़ी और अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर आया, और अब आप मुझे दूसरा थप्पड़ मार रहे हो। क्योंकि साइंस ये कतई नहीं कहती है कि हिंदुस्तान या अमेरिका में पैदा हुए लड़के या लड़की को नाइजीरिया या रशिया में पैदा हुए लड़के या लड़की से प्यार नहीं हो सकता। साइंस ये कतई नहीं कहती है कि 28 साल के लड़के को 55 साल की लड़की से या इसके उल्टे से या 25 साल की लड़की से हो सकता। एनी ऑफ द 2 people can fall in love with each other. It's between them, that chemistry, that physics, that biology. ये उसे साइंस ने सिखाया। साइंस ने सिखाया जी पूल जितना हाइब्रिड हो उतना अच्छा है। पर आशीष के पेरेंट्स को समझ में नहीं आया। आशीष के पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हैं। ये पेरेंट्स हम और आप हैं जो बहुत सारे बायसेस से घिरे हुए हैं। जेंडर का, कास्ट का, रीजन का, रिलीजन का, कॉम्प्लेक्शन का, सो मेनी बायसेस। आप आशीष जैसे प्रखर मेधा वाले साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या आशीष के पेरेंट्स जैसे जजमेंटल बनना चाहते हैं? You want to have free will, you want to have rationality, you want to have scientific temperament, या तुम लकीर की फकीर बने रहना चाहते हो? क्या तुम्हें दुनिया जैसी मिली है, तुम उसको कुछ कदम आगे ले जाना चाहते हो, कुछ बेहतर बनाकर छोड़ना चाहते हो, कुछ ज्यादा पौधे हो, कुछ कम जजमेंट हो, कुछ कम वायलेंस हो, कुछ ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हो? चॉइस इज योर्स। अगर तुम ऐसा कर पाओगे, उसके बाद दुनिया के सारे मजाक ज्यादा सुंदर लगेंगे। बिना फिल्टर के तुम ज्यादा सुंदर लगोगे, क्योंकि तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे, और कॉन्फिडेंट और हंसते ज्यादा मुस्कुराते लोगों से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता है दुनिया में। दुनिया जहां की तुम सर्जरी करवा लो, दुनिया जहां का मेकअप कर लो, अगर तुम खुश नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, हंसते नहीं हो, तो तुम सुंदर नहीं हो सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के इस ऑडिटोरियम में मौजूद लोग सुखी, सुंदर, उत्सुक, जिज्ञासु और बिना जजमेंट के हों। और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप प्यार करें। ज्ञान के सारे रास्ते प्यार से होकर जाते हैं। जस्ट लुक अराउंड, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, कितने लोग हैं जो तमिलनाडु से हैं, केरल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। कितनी लड़कियां हैं तुम्हारे ग्रुप में, कितने लड़के हैं तुम्हारे ग्रुप में, कितने अलग अलग किस्म के तुम त्योहार मनाते हो। हाउ मच यू इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ मेनी टाइम्स यू डिबेट, यू डिफर एंड स्टिल यू आर टुगेदर। तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। बिकॉज इफ यू आर ट्रूली एंड जेन्युइनली इन लव, तो आप अपने दोस्तों को उनकी प्रांतीयता के आधार पर, उनके लुक्स के आधार पर, उनके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर जज नहीं करोगे। यू विल ग्रो टुगेदर। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं इस खूबसूरत मंच से आपको ये दुआ देता हूं, आपको ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने साथियों के साथ, अपने अध्यापकों के साथ, अपनी किताबों के साथ, जिनको आप पढ़ते हैं, जिन लोगों से आप संवाद करते हैं, उनके साथ प्रेम में पढ़ें। आपके अंदर एम्पैथी आए, आपके अंदर करुणा आए, आप बेहतर इंसान बने। मैं आज आपसे ये कह पा रहा हूं क्योंकि
मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मैं भी एक लड़की से बहुत प्यार करता था, पर सारी प्रेम कहानियां जैसी सोची जाती हैं वैसी तो नहीं होती। तो मैंने उस लड़की से बहुत प्रेम किया, उस लड़की को भी मुझसे प्रेम था, कम से कम तब तो ऐसा लगता था। पर हमारी जाति अलग थी, गोत्र अलग थे, आर्थिक स्थिति भी बहुत अलग अलग थी। जैसा हमने सोचा था वैसा हो नहीं पाया। पर आजकल इंटरनेट की दुनिया है, इनकी पत्नी तो यार कॉलेज के दिनों में पढ़ने वाले लोग भी मिल ही जाते हैं, मोबाइल फोन भी मिल जाता है, नंबर भी मिल जाते हैं, दोबारा से कनेक्शन भी हो जाता है, हम जिंदगी में कितने भी आगे बढ़ जाएं। तो आज जब मैं इस ऑडिटोरियम में आ रहा था तब इत्तेफाक देखिए कि उस लड़की ने मुझे फोन किया। उसने पूछा कैसे हो तुम? मैंने कहा मैं अच्छा हूं। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ बात करने के लिए। तो थैंकफुली वीडियो कॉल भी हो गई आजकल। तो उसने कहा अच्छा तो भाई तुम अपना स्टैंडर्ड गमछा डालते जा रहे हो, स्कार्फ डालते जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। उसने कैसे दिख रहे हो? मैं वीडियो कॉल करूं? मैंने कहा कर लो। अब समझो कॉलेज के दिनों की मोहब्बत वीडियो कॉल कर रही है। तो बात हुई हमारी, उसने कहा हाँ ठीक लग रहे हो, ये ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। फिर मैंने पूछा पिताजी कैसे हैं? शी सेड पिताजी ठीक हैं, उनको दवा खिला दी है, अब वो आराम कर रहे हैं। की बीवी है। फिर उन्होंने कहा कि जब आप पहुंच जाओ तो आप भी कुछ आराम कर लेना, सुबह के जल्दी जागे हुए हो। दुनिया की सारी मोहब्बतें कैंपस में खत्म नहीं होती हैं, कुछ शादी के दफ्तरों तक भी जाती हैं।